डियर स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी मानव संसाधन लेखांकन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट डज मीन्स ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग फॉर पीपल as the organizational resources. It is a measurement of the cost and value of people to organization. यानी मानव संसाधन लेखांकन से आशय व्यक्तियों का संगठन के संसाधनों के रूप में लेखांकन करने से है। यह संगठन के लिए व्यक्तियों की लागत व मूल्यों का मापन होता है। It involves measuring costs incurred by organizations to recruit, select, hire, train and develop employees and judge their इकोनॉमिक वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें संगठन द्वारा व्यक्तियों पर भर्ती, चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं विकास के रूप में किए गए खर्चों एवं संगठन के लिए उनका आर्थिक मूल्य मापना सम्मिलित होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग सोसाइटी कमिटी ऑफ HRA, human resource accounting is the process of identifying and measuring data about human resource and communicating this information to interested parties. अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार मानव संसाधन लेखांकन मानव संसाधनों के संबंध में समंकों को पहचानने, मापने और इस सूचना को रुचि रखने वाले पक्षों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HR अकाउंटिंग यानी मानव संसाधन लेखांकन की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ HR। यह मानव संसाधनों के लेखांकन की व्यवस्था है। इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज मेड। यानी इसमें मानव संसाधनों की लागत और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, उनका मापन या उनका मेजरमेंट इंक्लूडेड होता है। It involves recording the valuation of human resources in the books of accounts। यानी इसमें मानव संसाधनों की इकोनॉमिक वैल्यू को खातों में लिखना सम्मिलित है। It involves disclosure of the information in the financial statement of an organization for communication। इसमें मानव संसाधनों से संबंधित सूचनाओं को वित्तीय विवरणों में दर्शाना सम्मिलित होता है जिससे इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट किया जा सके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। नंबर 1 है प्रोवाइडिंग कॉस्ट वैल्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग HR एक्टिविटीज़। यानी इसमें मानव संसाधनों की लागत और वैल्यू को जानना इंक्लूडेड होता है या जानना इसका उद्देश्य होता है। एंड द नेक्स्ट इज एनेबलिंग मैनेजमेंट की प्रबंध को सशक्त बनाना, योग्य बनाना कि वह मानव संसाधनों का उपयुक्त तरीके से प्रबंध कर सके। फाइंडिंग डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन अमंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यह जानना कि ह्यूमन रिसोर्स एप्रिशिएट हो रहे हैं या डेप्रिशिएट हो रहे हैं। असिस्टिंग इन डेवलपिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी जो प्रबंध के तरीके हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाने में सहायक होना मानव संसाधन प्रबंध का, मानव संसाधन लेखांकन का उद्देश्य होता है। एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग मैनेजमेंट अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ HR की मानव संसाधनों के वैल्यू के लिए प्रबंधकों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। फॉर बेटर HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफ़ेक्टिवली करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंस होता है या यह इसलिए किया जाता है कि जिससे कि इफ़ेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जा सके, सही संख्या में सही प्रकृति के लोगों को सही स्थानों पर नियुक्त किया जा सके। इसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की भूमिका होती है। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग HRP को इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी मानव संसाधनों का प्रभावशाली तरीके से उपयोग हो सके, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। तो इसका एक उद्देश्य हुआ इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अब बात करते हैं मेन मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ HRA। मानव संसाधन लेखांकन के मुख्य विधियां क्या हैं, यानी किस तरीके से मानव संसाधनों का मूल्यांकन या लेखांकन किया जाता है। इसमें नंबर 1 है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, यानी ऐतिहासिक लागत विधि। इस विधि के अनुसार व्यक्तियों को भर्ती करने, चुनाव करने, कार्य पर लगाने, प्रशिक्षित करने व विकसित करने में जो कुछ भी खर्च किया जाता है उन्हें ही पूंजीकृत कर दिया जाता है। व्यक्तियों की सेवा काल की अवधि का अनुमान लगाकर
पूंजीकृत मूल्य को उस संपूर्ण अवधि के दौरान समान किस्तों में अपलिखित किया जाता है और न अपलिखित किए गए मूल्य को संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है उसमें कर्मचारियों पर प्रशिक्षण और चयन इन पे कितना खर्चा हुआ है उन खर्चों को ही कैपिटलाइज करके उनका जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किया जाता है और ये जाना जाता है कि जो खर्चे राइट ऑफ नहीं किए गए हैं वह खर्चे उनको एज एसेट्स मान लिया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। सच अ कॉस्ट मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक्विजिशन कॉस्ट एंड लर्निंग कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट इज द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग and development, and the next is replacement cost approach. This method measures the cost of replace an organization's existing human resources. It indicates what it would cost the concern to recruit, hire and train and develop human resources to match the present level of efficiency. इस विधि को पुनर्स्थापन लागत विधि भी कहते हैं। पुनर्स्थापन लागत से आशय उस राशि से है जो किसी उपक्रम को अपने मानव संसाधनों को पुनर्स्थापित करने पर खर्च करनी होती है। इसके रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ट्रेनिंग, रिप्लेसमेंट इंक्लूडेड होते हैं और नए कर्मचारियों के वर्तमान कर्मचारियों के योग्यता स्तर पर विकसित करने की लागत को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी पुराने कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारियों को लगाने पर जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को ही पुनर्स्थापन लागत या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। And the third one is opportunity cost approach. This is also known as competitive bidding method. Under this method, valuation based on opportunity cost is restricted to alternative use within the organization. There is no opportunity cost to those employees that are not scarce, and also those at the top will not be available for auction. As such, only scarce people should comprise the वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इस विधि में एक कर्मचारी के वैकल्पिक उपयोग के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। यदि कर्मचारियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसे कर्मचारियों की अवसर लागत शून्य मानी जाती है। केवल दुर्लभ कर्मचारियों की अवसर लागत ही ज्ञात की जाती है। मूल्य निर्धारण बोली लगाने वाली विधि द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति के संबंध में जो अधिकतम बोली लगाई जाती है वही उस व्यक्ति की अवसर लागत मानी जाती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच या प्रमापित लागत विधि की। अकॉर्डिंग to the standard cost method, the economic value of an employee is the total cost of recruiting, hiring, training and developing, and the annual economic value of the entire workforce is equal to the total amount of money spent on recruiting, hiring, training and developing all employees during the year. प्रत्येक कर्मचारी की भर्ती, नियुक्ति और प्रशिक्षण पर किए गए खर्च तथा वार्षिक रूप से समस्त कर्मचारियों पर किए गए खर्चों को उनकी इकोनॉमिक वैल्यू माना जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड, यानी भावी कमाई की वर्तमान मूल्य विधि या वर्तमान मूल्य विधि। इस विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र तक जो आय अर्जित करेगा उसका वर्तमान मूल्य क्या है। सभी कर्मचारियों की उम्र और कुशलता के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। यह ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न उम्र समूहों में प्रत्येक कर्मचारी की औसत वार्षिक आय कितनी है। प्रत्येक समूह की सेवानिवृत्ति की तारीख तक कुल आय का कैलकुलेशन किया जाता है। इस राशि की पूंजी लागत की दर पर कटौती की जाती है। इस प्रकार जो मूल्य आता है उसे मानव संपत्ति मूल्य माना जाता है। This method is developed by Lev and Schwartz. Under this method, the future earnings of an employee or grade of employees are estimated up to the age of retirement and are discounted at the rate appropriate to the person or the group in order to obtain the present value. इसके बाद में हम बात करते हैं कि
What are the advantages of human resource accounting? The number one is discloses the value of human resources. कि human resource accounting human resources के importance को, उनके value को disclose करता है. The system of human resource accounting discloses the value of human resources, which helps in proper interpretation of return on capital employed. And the next is effective managerial decisions. The implementation ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो होता है, इससे मैनेजरल डिसीशंस में हेल्प मिलती है और इफ़ेक्टिव मैनेजरल डिसीशंस लिए जा सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या HR. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज accounting clearly identifies human resources as valuable assets, which helps in preventing misuse of human resources by the superiors as well as the management. And the next is industrial peace. It helps in efficient utilization of human resources and understanding the evil effects of labor unrest on the quality of ह्यूमन रिसोर्सेज. यह मानव संसाधनों का मूल्य समझता है और इस तरीके से यह उनको महत्व देकर लेबर अनरेस्ट यानी औद्योगिक अशांति को रोक सकता है और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इसके द्वारा किया जा सकता है. And next is increased productivity. The system can increase productivity because the human talent, devotion and skills are considered valuable assets which can boost the morale of the employees. यानी मानव संसाधन लेखांकन के द्वारा कर्मचारियों के महत्व को समझा जाता है, उनके इकोनॉमिक वैल्यू को समझा जाता है और इस तरीके से उनको वैल्यू देने से उनका मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने से कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है या उनकी कार्यक्षमता कार्यकुशलता में इम्प्रूवमेंट आता है. एंड द नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरी मैनेजमेंट. इट कैन असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट मेथड्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध कर्मचारियों के आउटपुट या उनकी प्रोडक्टिविटी या उनके वैल्यू से होता है, तो अकॉर्डिंगली वेजेस एंड सैलरी मैनेजमेंट किया जा सकता है. अब बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या इसको करने में क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है. उसमें नंबर 1 है नो वेल सेट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस. देयर इज़ नो वेल सेट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इन द केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर आर सर्टन स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स which every organization follows. However, in the case of HR accounting, there are no such standards. कि जिस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड है, इसमें उस तरीके के स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं है, इसलिए इस प्रैक्टिस को इफेक्टिवली नहीं किया जा सकता है. सो इट कैन बी सेड देयर इज़ नो वेल सेट स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं. एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी. यानी कि जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी गतिशीलता होती है, इस कारण से उनको वैल्यू करना या उनका आकलन करना आसान नहीं होता. द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स इज बेस्ड ऑन द assumption that the employees may remain with the organization for the certain specified period. However, this assumption may not be hold time in today's context because of increased human resource mobility. कि यह विचारधारा यह मान के चलती है कि जो कर्मचारी है वो एक निश्चित अवधि तक संगठन के साथ में बने रहेंगे, जबकि आज के गतिशील समय में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर्मचारी एक ही कंपनी और फॉर्म में कंटिन्यूसली सर्विस करते रहें, इसलिए HRA को अप्लाई करना मुश्किल होता है. एंड द नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन प्रॉपर वे ऑफ यूटिलाइजेशन. कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए और यूज़ किया जाए. इफ़ द वैल्यूएशन इज़ नॉट डन करेक्टली और रिजल्ट ऑफ द वैल्यूएशन not utilized properly, in this case it is possible that HR accounting may lead to the dehumanization. अगर इसका सही उपयोग ना किया जाए तो इसके विपरीत परिणाम भी
आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इनका वैल्यूएशन सही तरीके से किया जाए और साथ ही साथ जो भी परिणाम आए उनका भी सही दिशा में उपयोग किया जाए। एंड द नेक्स्ट इज opposed by trade unions. There is also a possibility that trade unions may oppose the use of human resource accounting. They may want parity of wages and value of employees. क्योंकि जो श्रम संघ होते हैं वो मजदूरी और वेतन में समानता चाहते हैं, साथ ही साथ वह यह भी चाहते हैं कि कर्मचारियों को समान रूप से महत्वपूर्ण समझा जाए। इसलिए इस HRA का श्रम संघों द्वारा विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मानव संसाधनों का वैल्यू जानने का मेथड है, कॉस्ट जानने का मेथड है, लेकिन इसके अपने एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स भी हैं। इनको ध्यान में रखते हुए ही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को अप्लाई किया जाना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।